हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 7 हमारा चल रहा है, मानव स्वास्थ्य एवं रोग। इसमें आज की इस वीडियो में हम दो इंपोर्टेंट क्वेश्चन समझने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वैक्सीन क्या होती है, यानी टीके क्या होते हैं, और साथ ही साथ टीकाकरण क्या होता है, यानी कि वैक्सीनेशन क्या होता है। और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक समझेंगे, एलर्जी क्या होती है और ये कैसे उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा एलर्जन क्या होता है, ये भी हम आपको आज के इस वीडियो में यहां पे पूरा का पूरा कवर कराने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले यहां पे समझते हैं कि टीकाकरण यानी कि वैक्सीनेशन क्या होता है। जब भी हम बात करते हैं टीकाकरण की, तो आमतौर पे आप देखे होंगे कि बहुत सारी बीमारियां होती है, जिन बीमारियों के लिए तरह तरह की दवाइयां मार्केट में उपलब्ध होती है। उन दवाइयों से क्या होता है, कुछ बीमारियां ऐसी होती है कि दवाइयों से कुछ समय के लिए तो ठीक हो जाती हैं, लेकिन बाद में दोबारा से वो रोग शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं। तो बाद में वैज्ञानिकों ने सोचा कि इन मतलब बीमारियों के लिए कुछ ऐसी दवाएं या ऐसे वैक्सीन विकसित किए जाएं जिससे कि कोई भी बीमारी जो है एक बार होने के बाद इतना जल्दी दोबारा ना हो या कि पूरी तरह से खत्म हो जाए। तो इसके लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रयास किया। तो सबसे पहले एडवर्ड जेनर साहब आए, इन्होंने सन 1796 ईस्वी में, कब, सन 1796 ईस्वी में एडवर्ड जेनर साहब आए। और सन 1796 ईस्वी में, कब, सन 1796 ईस्वी में, सन 1796 ईस्वी में सबसे पहले इन्होंने क्या किया, एक वैक्सीन विकसित किया। और वो वैक्सीन किसकी थी, वो वैक्सीन थी किसकी, चेचक की। किसकी, चेचक रोग आप लोग देखे होंगे, स्मॉल पॉक्स जिसको कहते हैं, चेचक की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले चेचक रोग के लिए इन्होंने चेचक वैक्सीन जो है डेवलप की थी। अब समझते हैं टीकाकरण की। तो देखिए, टीकाकरण एक ऐसा उपाय होता है जिसके द्वारा किसी भी जीव में रोग के प्रति प्रतिरोधकता को पैदा किया जाता है। यानी प्रतिरोधकता का मतलब तो हमने आपको पहले ही बताया कि प्रतिरोधकता का मतलब क्या होता है कि रोगों से लड़ने की क्षमता। किसी व्यक्ति के अंदर रोगों से लड़ने की जो क्षमता पाई जाती है उसी को हम प्रतिरक्षा या प्रतिरोधकता या इम्यूनिटी बोलते हैं। चलिए सबसे पहले यदि हम बात करें टीकाकरण की, तो देखिए टीकाकरण एक ऐसा उपाय होता है या एक ऐसी युक्ति होती है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, किसी भी जीव के अंदर, पर्टिकुलर कोई जीव है, उस जीव के अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी रोग के प्रति रोग कारक यानी कि प्रतिरोधक क्षमता को डेवलप करते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल छोटे छोटे बच्चों के अंदर आप देखे होंगे, जैसे कुछ बच्चे होते हैं उनको स्टार्टिंग के 9 माह के अंदर ही एक वैक्सीन लगा दी जाती है। तो इस वैक्सीन का मतलब क्या है कि उस व्यक्ति के अंदर, मतलब जिस बच्चे के अंदर हमने ये वैक्सीन को प्रवेश कराया है, वो वैक्सीन क्या करेगी, उसके अंदर जाकर के कमजोर रोग कारक उसके अंदर उपस्थित होते हैं जो कि उस व्यक्ति के अंदर जाकर के एंटीबॉडी का निर्माण करेगी, यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र को डेवलप करेगी। फिर जब कोई वास्तविक रोगाणु जो है उस व्यक्ति के शरीर के अंदर प्रवेश करेगा तो वो व्यक्ति जो है पूरी तरह से सक्षम होगा उस रोग से निपटने के लिए। यानी सिंपल सी बात है कि वैक्सीन को हम किसी व्यक्ति के अंदर प्रवेश कराते हैं तो वैक्सीन को प्रवेश कराने की प्रक्रिया ही तो वैक्सीनेशन कहलाती है। कोई भी टीका है अगर उसको शरीर में प्रवेश कराएंगे तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण कहलाती है। तो वैक्सीन की यदि हम बात करें तो सीधी सी बात है, इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे सूक्ष्म जीव हो गए, जीवाणु, वायरस वगैरह हो गए, प्रोटोजोआ, फंगाई हो गए, इन सूक्ष्म जीवों के जो मृत भाग होते हैं, कार्बनिक भाग होते हैं, जो निष्क्रिय भाग होते हैं, इनके कमजोर रोग कारक को हम क्या करते हैं, शरीर में प्रवेश करा देते हैं। और जब शरीर में प्रवेश करा देते हैं तो इससे फिर जब वास्तविक रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो ये जो निष्क्रिय जिसको हमने प्रवेश कराया है सूक्ष्म जीवों को, ये शरीर के अंदर एक वैक्सीन का डेवलप कर देंगे और ये एंटीबॉडी का निर्माण करेगी और शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाएगी। फिर जब कोई वास्तविक रोगाणु या रोगजनक हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करेगा तो ये उनको नष्ट करने का काम करते हैं। तो टीकाकरण एक ऐसा उपाय है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, किसी भी जीव में किसी रोग के प्रति, जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास रोग है, जैसे मान लीजिए चेचक रोग या डिप्थीरिया रोग या कुकर खांसी, कुछ भी रोग है। अब इस रोग के लिए हमने क्या किया, उस व्यक्ति के अंदर वैक्सीन को क्या कर दिया, उस व्यक्ति के अंदर हमने वैक्सीन को अंदर डेवलप कर दिया, यानी वैक्सीन को अंदर प्रवेश करा दिया। तो इसमें होगा क्या कि जिसके द्वारा जैसे ही हम वैक्सीन को प्रवेश कराएंगे तो इसके द्वारा क्या होगा, जिस व्यक्ति के अंदर हमने प्रवेश कराया है, जिस रोग के प्रति, मतलब जिस रोग का वैक्सीन हमने उस व्यक्ति को लगाया है, उस रोग के प्रति क्या होगा, रोगी व्यक्ति के अंदर प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हो जाएगी। प्रतिरोधक क्षमता का मतलब क्या है कि उसके अंदर प्रतिरक्षियों का निर्माण होने लगेगा, एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होने लगेगा और इस प्रकार से उस व्यक्ति के अंदर प्रतिरक्षा तंत्र जो है मजबूत बन जाएगा। तो इस तकनीक में सबसे पहले हम करते क्या है, मतलब वैक्सीन की इस तकनीक में, वैक्सीनेशन की इस तकनीक में हम क्या करते हैं, कोई भी कमजोर रोग कारक, जैसे हमने आपको क्या बताया, कोई भी बैक्टीरिया, वायरस या प्रोटोजोअस जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनके अपशिष्ट या मृत पदार्थ जो हो गए, इनके कमजोर रोग कारक को हम क्या करते हैं, जीवों के शरीर में प्रवेश करा दिया जाता है।
तो जब जीवों के शरीर में प्रवेश करा दिया जाता है तब शरीर का जो प्रतिरक्षात्मक तंत्र होता है ये प्रेरित हो जाता है, और जो हमारा प्रतिरक्षात्मक तंत्र होता है ये प्रेरित होकर के रोग कारक के प्रति, कोई भी जो रोग कारक है मतलब रोगजनक है जो कि रोग उत्पन्न करने वाला है, उसके प्रति प्रतिरक्षियों का निर्माण करने लगते हैं। और प्रतिरक्षियों का निर्माण करके ये क्या करते हैं, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता का विकास कर लेता है। मतलब फिर शरीर के अंदर उस रोग के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है डेवलप हो जाती है। और जब कोई भी वास्तविक जीवाणु शरीर में प्रवेश करता है, कोई भी वास्तविक जीवाणु जब शरीर के अंदर प्रवेश करेगा तब ये प्रतिरक्षी क्या करेंगे, उन्हें नष्ट करने का काम करेंगे। यही एंटीबॉडी क्या करेंगे, जो कि हमने वैक्सीन के थ्रू अंदर लिया है, ये शरीर के अंदर जब एंटीबॉडी का डेवलप कर दिए हैं, फिर कोई भी वास्तविक रोगाणु अगर शरीर के अंदर प्रवेश कर रहा है तो यही एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी उन्हें नष्ट कर देते हैं और रोगों से फिर क्या करते हैं, जीव की रक्षा करते हैं। तो कोई भी आप देखेंगे रोग कारक है या रोगाणु है, इनमें कृत्रिम रूप से प्रवेश कराने वाले कारक को हम क्या कहते हैं, टीका कहते हैं। कृत्रिम रूप से मतलब क्या है कि हम किसी प्रकार से प्रवेश करा सकते हैं, जैसे हम इंजेक्शन के थ्रू किसी भी टीके को व्यक्ति के अंदर प्रवेश करा सकते हैं, या कि आप आजकल आप लोग देखें बहुत सारे ड्रॉप के माध्यम से भी हम वैक्सीन को अंदर प्रवेश करा सकते हैं। इसके अलावा आप देखे होंगे बहुत सारे व्यक्तियों को अपन बॉटल के थ्रू भी इंजेक्ट करा सकते हैं। तो बहुत सारी तकनीकें जिसके थ्रू हम वैक्सीन को इंटर करा सकते हैं व्यक्तियों के अंदर। आजकल यदि आप देखेंगे तो बहुत सारे बच्चों के अंदर पोलियो तो सबसे प्रचलित बीमारियों में से एक है। इसके अलावा टिटनेस, ये भी बैक्टीरिया के कारण होने वाले इंपोर्टेंट रोग है। डिप्थीरिया हो गया, कुकर खांसी हो गई, चेचक हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे रोग हैं जिनके लिए वैक्सीन जो है डेवलप की जा चुकी है। तो कोई भी सूक्ष्म जीव वगैरह जो है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस हो गए, इनके जो भी सूक्ष्म जीव कार्बनिक पदार्थ हैं, जो भी इनके आप देखेंगे कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, जो भी इनके मृत पदार्थ हैं या इनके निष्क्रिय पदार्थ होते हैं, इनसे एक विशेष प्रकार की वैक्सीन डेवलप की जाती है। और वैक्सीन को जब हम अंदर प्रवेश कराते हैं तो वैक्सीन को प्रवेश कराने की प्रक्रिया शरीर के अंदर वैक्सीनेशन या टीकाकरण कहलाती है। या आप ये कह सकते हैं कि टीकाकरण एक ऐसा उपाय होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, किसी व्यक्ति के अंदर शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण करते हैं, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को डेवलप करते हैं। तो सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने क्या किया था, सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने इसके बारे में बताया था। सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने क्या किया, चेचक के टीके की खोज किया था सन 1796 ईस्वी के अंदर। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है वैक्सीनेशन या टीकाकरण से संबंधित। छोटा सा पॉइंट है, आपको बहुत ज्यादा डिटेल में इसके नहीं जाना है, क्योंकि आपके एग्जाम में 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा वैक्सीनेशन का। तो आपको पता होना चाहिए वैक्सीनेशन के बारे में थोड़ा सा डिफिनेशन, और इसके बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा आपको पता करना है। ज्यादा बहुत डिटेल में आपको नहीं जाना है, क्योंकि नॉर्मली क्वेश्चन आएगा वैक्सीनेशन या टीकाकरण पर आपको टिप्पणी लिखना है 2 या 3 नंबर पे। चलिए, इसके बाद आपको यहां पे देखना है कि एक आदर्श वैक्सीन अगर है, अगर एक अच्छी वैक्सीन है तो उसके अंदर क्या क्या इंपोर्टेंट कैरेक्टर, क्या क्या इंपोर्टेंट गुण होने चाहिए, यह भी आपको समझना पड़ेगा। अगर कोई आदर्श यानी कि आइडियल वैक्सीन है तो इसके अंदर सबसे पहला गुण क्या होना चाहिए, नॉर्मली जो कि हमने आपको एंटीबायोटिक के अंदर भी बताया था कि एंटीबायोटिक के अंदर भी हमने क्या देखा था कि ऐसा गुण होना चाहिए जो कि किसी व्यक्ति के अंदर साइड इफेक्ट ना हो, उसका मतलब एंटीबॉडी का साइड इफेक्ट, एंटीबायोटिक का साइड इफेक्ट ना हो शरीर के अंदर। उसी प्रकार कोई एक अगर आदर्श वैक्सीन है तो उसका शरीर पर पार्श्व प्रभाव, मतलब कोई भी शरीर पर इसका पार्श्व प्रभाव यानी कि साइड इफेक्ट शरीर पर नहीं पड़ना चाहिए, शरीर पर इसका कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। यह केवल उस रोग के प्रति ही रोग कारक क्षमता को विकसित करे जिसके लिए इसको हम अंदर इंजेक्ट कराए हैं, ना कि ये शरीर के अंदर प्रवेश करके शरीर पर पार्श्व प्रभाव उत्पन्न करे या कि साइड प्रभाव उत्पन्न करे। तो शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट ना हो, ऐसी वैक्सीन का कैरेक्टर होना चाहिए। तो इसका शरीर पर कोई भी पार्श्व प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, तथा इसे शरीर के लिए जो है विषैला नहीं होना चाहिए, मतलब ये शरीर के अंदर जाकर के हानिकारक काम ना करे, ये शरीर के अंदर जाके केवल रोग कारकों के प्रति एंटीबॉडी यानी कि प्रतिरक्षियों का निर्माण करे, ना कि हमारे शरीर के अंदर विषैलेपन को उत्पन्न करे या कि हमारे शरीर में कुछ भी रोग जो है उत्पन्न करे। मतलब ये ऐसा होना चाहिए जिसके माध्यम से शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट ना हो। दूसरा इंपॉर्टेंट देखिए, एक आदर्श वैक्सीन का गुण क्या है कि इसे सस्ता होना चाहिए, ताकि ओवरऑल सभी लोग, गरीब से गरीब व्यक्ति भी इसको इंजेक्ट करवा सके, गरीब से गरीब व्यक्ति भी इसका टीका लगवा सके। तो कहने का मतलब यह है कि ये कोई भी वैक्सीन अगर है तो वो सस्ता होना चाहिए। सस्ते के साथ साथ होना चाहिए इसको कि समाज में सभी वर्ग के लोग जो है इसका उपयोग कर सके। वही है कहने का मतलब कि अगर सस्ती होगी तो समाज के सभी वर्ग के लोग जो है, ऊंच नीच सभी वर्ग के लोग, मतलब छोटे से बड़े व्यक्ति जो भी हैं, सभी के सभी इसका यूज कर सकें और सभी के सभी व्यक्ति जो है इसको लगवा सकें। तो वैक्सीन में आप ये क्वालिटी भी देखेंगे कि वैक्सीन जो है सस्ती होनी चाहिए, ताकि सभी से सभी ज्यादा से ज्यादा लोग इसका इंजेक्ट करवा सके, ज्यादा से ज्यादा लोग इसका यूज कर सकें। अगला इंपॉर्टेंट देखिए आदर्श वैक्सीन का गुण क्या है कि इसकी अल्प मात्रा ही शरीर की प्रतिरक्षा
करने में सक्षम होनी चाहिए। मतलब क्या है? प्रतिरक्षा का मतलब है कि कम मात्रा में, अगर हम कम मात्रा में ही वैक्सीन को शरीर के अंदर प्रवेश कराएं तो वो कम मात्रा में वैक्सीन ही क्या करे, हमारे शरीर के अंदर ज्यादा काम करे। इसका मतलब है ज्यादा से ज्यादा एंटीबॉडी का यानी कि प्रतिरक्षियों का निर्माण करे। तो सीधी सी बात है, हम ये कहना चाह रहे हैं यहां पे कि जो भी हमारा वैक्सीन है, एक आदर्श वैक्सीन है, उसके अंदर यह क्षमता होना चाहिए कि वैक्सीन भले ही कम हो लेकिन उसका प्रभाव ज्यादा हो। मतलब कम मात्रा में वैक्सीन को अगर हम अंदर प्रवेश कराएं तो कम मात्रा में ही वैक्सीन क्या करे, अंदर ज्यादा मात्रा में एंटीबॉडीज का डेवलप करे यानी कि उत्पन्न करे और हमारे शरीर के अंदर प्रतिरक्षा यानी कि प्रतिरोधक क्षमता को डेवलप करे। तो अल्प मात्रा में वैक्सीन की उपस्थिति से ही ज्यादा मात्रा में एंटीबॉडीज का निर्माण होना संभव होना चाहिए। एक ऐसा कैरेक्टर जो है उपस्थित होना चाहिए किसी भी आदर्श वैक्सीन के अंदर। एक चौथा इंपोर्टेंट गुण या आदर्श लक्षण क्या है? एक चौथा यहां पे देखिए इंपोर्टेंट गुण क्या है कि शरीर के प्रतिरक्षात्मक तंत्र पर इसका बुरा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अब हमारे बॉडी के अंदर पहले से ही जो एंटीबॉडी बने हुए हैं या हमारे शरीर के अंदर जो भी रोगों से लड़ने की क्षमता है उस पर कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर पहले से ही जो एंटीबॉडी बने हुए हैं शरीर के अंदर रोगों से लड़ने के लिए, ये वैक्सीन जाए और उस एंटीबॉडी को खत्म करने लगे या कि उस एंटीबायोटिक का जो सीक्वेंस है उसको बिगाड़ने लगे या कि कुछ भी उस पर प्रभाव डाले। तो सीधी सी बात है, वैक्सीन को होना चाहिए एक ऐसा कि ये जाकर के किसी भी एंटीबॉडी को ना तो नुकसान पहुंचाए ना तो हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र पर किसी भी प्रकार का बुरा प्रभाव उत्पन्न करे। अगला नंबर क्या है कि इसके द्वारा संपूर्ण शरीर की प्रतिरक्षा होनी चाहिए। अगर कोई एक आदर्श वैक्सीन है तो उसका काम केवल यह नहीं है कि वो केवल हाथ में जाकर के काम करेगा या पैर में जाकर के काम करेगा, पूरे बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज का निर्माण करना उसका काम बन जाता है। यानी पूरी की पूरी जो बॉडी है ओवरऑल उस पूरे बॉडी के अंदर प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करना चाहिए। वैक्सीन के अंदर एक ऐसा गुण होना चाहिए कि वो ना केवल हाथ पैर में जाकर के प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करे बल्कि पूरे बॉडी के अंदर जाकर के प्रतिरक्षा तंत्र यानी कि हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाए, हमारे प्रतिरक्षियों का निर्माण करने में हमारी हेल्प करे। तो इस प्रकार से एक अच्छा गुण होना चाहिए किसी भी आदर्श वैक्सीन के अंदर। तो इसके द्वारा संपूर्ण शरीर की प्रतिरक्षा होना चाहिए, मतलब संपूर्ण शरीर के अंदर एंटीबॉडी डेवलप हो, संपूर्ण शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत हो, यह गुण होना चाहिए वैक्सीन के अंदर। एक आखिरी इंपॉर्टेंट गुण क्या है, देखिए कि इसके उपयोग की तकनीक जो है सरल व दर्द रहित होनी चाहिए। सिंपल सी बात है कि कोई भी वैक्सीन एक ऐसी वैक्सीन होनी चाहिए जिसको प्रवेश कराते समय शरीर में बिल्कुल भी बहुत ज्यादा मात्रा में दर्द ना हो, क्योंकि सभी लोग इसको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शरीर के अंदर लगवा सकें। तो सीधी सी बात है, अगर वैक्सीन ज्यादा दर्द वाली होगी तो शरीर के अंदर आप देखेंगे क्या होगा, शरीर के अंदर जब ज्यादा मात्रा में दर्द होगा तो बहुत कम लोग ही इसको लगवाएंगे। लेकिन वैक्सीन के अंदर एक ऐसा गुण होना चाहिए कि ये क्या करे, दर्द रहित हो। दर्द रहित का मतलब है कि बिल्कुल भी दर्द ना हो वैक्सीन को अंदर शरीर के अंदर इंजेक्ट करवाने में, शरीर के अंदर प्रवेश कराने में, वैक्सीन को शरीर के अंदर प्रवेश कराने में बिल्कुल भी दर्द ना होना चाहिए। साथ ही साथ इसके प्रयोग करने की तकनीक भी सरल होना चाहिए। अब शरीर के अंदर अगर वैक्सीन को प्रवेश कराना है तो इसकी कोई बहुत कठिन प्रोसेस नहीं होनी चाहिए, इतनी सरल प्रोसेस होनी चाहिए कि आसानी से इसको शरीर के अंदर प्रवेश कराया जा सके। मतलब इसकी प्रोसेस बहुत सरल होनी चाहिए, साथ ही साथ जो है आप देखेंगे दर्द रहित होनी चाहिए ताकि शरीर के अंदर वैक्सीन को प्रवेश कराते समय ज्यादा दर्द ना हो। तो ये पूरे के पूरे एक आदर्श वैक्सीन के अच्छे गुण हैं जिनको कि आपको याद कर लेना है। हो सकता है आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो वैक्सीन क्या होता है यानी या वैक्सीनेशन क्या होता है, टीकाकरण क्या होता है, तो ये चीज उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गई होगी। तो नॉर्मल सी बात है कि टीकाकरण या वैक्सीनेशन आप देखे होंगे आमतौर पे आजकल बहुत सारे वैक्सीन लगाए जाते हैं, जैसे बीसीजी का टीका लगाते हैं, डीपी टीका, डिप्थेरिया, पोलियो, टिटनेस का टीका लगाया जाता है बचपन में ही बच्चों को। कुछ टीके ऐसे होते हैं जो 5 साल के अंदर लगाए जाते हैं बच्चों को, कुछ टीके ऐसे होते हैं जो 9 महीने के अंदर ही एक बार लग जाता है। तो बहुत सारे टीके जैसे बीसीजी का टीका वगैरह है आप देखे होंगे बहुत जल्दी लग जाता है, 9 मंथ के आसपास लग जाता है। तो सिंपल सी बात है कि हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे वैक्सीन बचपन से ही लगा दिए जाते हैं ताकि जो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जो कि वायरस से होने वाली एक्चुअल में बीमारियां होती है, इनके लिए या बैक्टीरिया से होने वाली कोई भी अगर बीमारी है तो इनके लिए पहले से ही हमारे शरीर के अंदर पूरी की पूरी व्यवस्था हमारी कर दी जाती है कि हमारे अंदर इतना जल्दी कोई भी रोग का प्रभाव ना हो। कोई भी अगर खतरनाक बीमारी हो तो हमारे शरीर के अंदर जाए और हमारे शरीर के अंदर जाकर के वो नष्ट हो जाए, हमारे शरीर के अंदर उसका बुरा प्रभाव ना पड़े। इसीलिए हमारे शरीर के अंदर बचपन से ही वैक्सीन का प्रवेश करा दिया जाता है ताकि हम लोग मजबूत बने, हमारा प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत हो और हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हो, जिससे कोई भी रोगाणु अगर हमारे शरीर के अंदर जाए तो वो इतना जल्दी रोग उत्पन्न ना कर पाए।
चलिए, और साथ ही साथ अगर रोग उत्पन्न कर भी देता है तो सपोज करिए वैक्सीन, अगर वैक्सीन का टीका लगा है तो जब दोबारा कभी वो रोगाणु शरीर के अंदर आएगा तो ये एंटीबॉडी उनको पहचान करके पहले ही नष्ट कर देते हैं। यानी दोबारा अगर कोई रोग हो रहा है तो उससे बचाव के लिए भी वैक्सीन जो है इंपॉर्टेंट होती है, आवश्यक होती है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट वैक्सीन के आप देखेंगे, कोई भी अदर्स अगर आइडियल वैक्सीन है उसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जिनको आपको नोट कर लेना है। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है एलर्जी। आमतौर पे आप देखे होंगे बहुत सारे व्यक्तियों के मुंह से आपने सुना भी होगा अपने आसपास कि कोई भी व्यक्ति कहता है कि हमको यार धूप से एलर्जी है, कोई कहता है कि हमको धूल कणों से एलर्जी है, धूल से एलर्जी है। इसके अलावा बहुत सारे पराग कण जो पोलन ग्रैन होते हैं छोटे छोटे, ये भी हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। तो नॉर्मली आप देखे होंगे जैसे किसी व्यक्ति के शरीर में ज्यादा मात्रा में खुजली उत्पन्न हो जाती है। अब वो व्यक्ति क्या कह रहा है कि हाँ हमको धूप से एलर्जी है, जैसे धूप में जाते हैं तो भैया हमको खुजली होने लगती है। कोई कोई कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं क्या कहते हैं कि धूप से भैया हमको एलर्जी है, जैसे ही हम धूप में ज्यादा समय तक रह जाते हैं हमारे शरीर में छोटे छोटे फोड़े निकल आते हैं। तो ये भी सब एलर्जी के ही लक्षण है। एलर्जी का नॉर्मल तौर से आप मतलब समझेंगे तो एलर्जी का एक प्रकार से मतलब होता है कि हमारे शरीर के अंदर जो उच्च प्रतिरोधक क्षमता जब विकसित हो रही होती है उसकी पहचान है एलर्जी एक प्रकार से। नॉर्मल तौर से आप एलर्जी की यदि बात करेंगे तो देखिए जब हमारे शरीर में कोई एक ऐसा पदार्थ प्रवेश करता है जिसके प्रति उच्च प्रतिरोधक क्षमता का विकास हो गया है, तब अचानक तीव्रता के साथ हमारे शरीर में देखेंगे प्रतिरोधात्मक क्रियाएं होने लगती है जो कि पूरे शरीर में सोत, जलन और खुजली या दाने के रूप में दिखाई देती है। सेम चीज हमने पहले ही आपको बताया कि हमारे शरीर में अगर कोई मान लीजिए ऐसा पदार्थ प्रवेश करता है जिसके प्रति हमारे शरीर के अंदर पहले से ही प्रतिरोधात्मक क्षमता डेवलप हो चुकी है, जैसे मान लीजिए कोई वैक्सीन हमारे अंदर पहले से ही लग चुकी है, अब हमारे शरीर के अंदर उस रोग के लिए पहले से ही प्रतिरोधक क्षमता जो है डेवलप हो चुकी है। अब जब उस रोग के लिए पहले से ही हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी यानी प्रतिरक्षा तंत्र हमारी मजबूत हो चुकी है या हमारी प्रतिरोधात्मक क्षमता जो है विकसित हो चुकी है, तो जब हमारे शरीर के अंदर कोई पदार्थ प्रवेश करेगा तो हमारे शरीर के अंदर उच्च प्रतिरोधक क्षमता जो है विकसित हो चुकी होती है। मतलब कोई ऐसा पदार्थ हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करे जिसके लिए पहले से ही हमारे शरीर के अंदर उच्च प्रतिरोधक क्षमता का विकास हो गया है। अब जब वह पदार्थ हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करेगा वैसे ही हमारे शरीर के अंदर आप देखेंगे अचानक जो है तीव्रता से हमारे शरीर के अंदर प्रतिरोधात्मक क्रियाएं जो है होने लगेगी। तो कोई भी अगर ऐसा बाह्य पदार्थ हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है जिस पदार्थ के लिए पहले से ही हमारे शरीर के अंदर प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो चुकी है, तो जैसे ही वो पदार्थ हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करेगा वैसे ही अचानक से हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता या रोग प्रतिरोधक क्रियाएं जो है शरीर में होने लगती है। और जैसे ही रोग प्रतिरोधक क्रियाएं हमारे शरीर के अंदर अचानक से उत्पन्न होती है वैसे ही उसका परिणाम क्या दिखाई देता है हमको, उसका परिणाम हमको या तो यह दिखाई देगा कि शरीर में तेज खुजली होगी, या तो शोथ होगा, शरीर में जलन होगा, या तो आप देखेंगे शरीर में जगह जगह दाने निकल आएंगे, फोड़े निकल आएंगे। तो ये सभी के सभी एलर्जी के ही लक्षण होते हैं। अतः हम ये भी कह सकते हैं कि जो एलर्जी होती है ये हमारे शरीर में उच्च प्रतिरोधक क्षमता का प्रतीक है। एलर्जी को आप ये ना मानिए कि एलर्जी अगर किसी चीज से हमको हो रही है इसका मतलब ये नहीं है कि केवल वो चीज हमको नुकसान कर रही है, इसका मतलब ये भी है कि उस रोग से लड़ने के लिए हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी डेवलप हो चुके हैं, उस रोग से लड़ने के लिए हमारे शरीर के अंदर प्रतिरक्षा तंत्र विकसित हो चुका है और वो प्रतिरक्षा तंत्र विकसित होकर के उसमें अचानक से क्रियाएं होने लगी है जिस कारण से ही हमको खुजली या जलन महसूस हो रही है या कि हमारे शरीर पर दाने निकल आए हैं। इसका मतलब ये नहीं है, पूरी तरह से आप ये नहीं कह सकते हैं कि एलर्जी का मतलब क्या होता है कि कोई भी बाह्य आक्रमण हमारे शरीर के अंदर आया और हमको नुकसान पहुंचा दिया तो उस नुकसान की वजह से हमारे शरीर के अंदर दाने निकल आए, हमारे शरीर में खुजली होने लगी। ये बात भी सत्य है कि उसकी वजह से ही खुजली हुई है, लेकिन खुजली होने की मेन वजह क्या है कि अगर धूप में ज्यादा देर तक कोई व्यक्ति रहा, अब उसके अंदर उस धूप में रहने के लिए, धूप से बचाने के लिए शरीर के अंदर जो भी एंटीबॉडीज या जो भी प्रतिरक्षा तंत्र हमारे शरीर के अंदर विकसित हो चुका है वो काम करने लगता है। तो जब वो काम करने लगता है तो उसकी जो प्रतिक्रिया होती है, क्रिया के विपरीत जो प्रतिक्रिया, मतलब इधर धूप आई और धूप से लड़ने के लिए जब हमारे एंटीबॉडी एक्टिव हुए, हमारा प्रतिरक्षा तंत्र के अंदर प्रतिरोधात्मक क्रियाएं होने लगी, उसका परिणाम क्या निकलेगा? हमारे अंदर अगर प्रतिरक्षात्मक क्रियाएं चलने लगेगी तो उसका परिणाम क्या निकलेगा? या तो शरीर में खुजली होगी, या तो शरीर में दाने निकल आएंगे, या तो शरीर में तेज जलन होगा। तो ये सारे के सारे एलर्जी के इंपॉर्टेंट फीचर या लक्षण होते हैं एक प्रकार से। तो आप कह सकते हैं कि जो एलर्जी होती है ये हमारे शरीर में उच्च प्रतिरोधक क्षमता का क्या होती है? प्रतीक होती है। एलर्जी के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कब कब शरीर में एलर्जी उत्पन्न हो सकती है? नॉर्मल से आप कुछ कारण देख सकते हैं, जैसे आप देखेंगे जो धूल होता है, धूल से भी बहुत सारे व्यक्तियों को एलर्जी होती है। शरीर में जगह जगह उनके फोड़े निकल आते हैं, दाने निकल आते हैं, आप देखे होंगे छोटे छोटे पिंपल्स निकल आते हैं, ये कारण होते हैं। तथा इसके अलावा जो पराग कण होते हैं, इसके अलावा यहां पे एक चीज और छूट गई, धूल कण। धूल कण भी आप लिख सकते हैं। तो धूल कण जो होते हैं
बहुत सारे व्यक्तियों के अंदर धूल कण से भी क्या होती है, उनको एलर्जी होती है। इसके अलावा जो पराग कण होते हैं, पोलन ग्रैंस होते हैं, ये भी एलर्जी के प्रमुख कारण बनते हैं। इसके अलावा सौंदर्य प्रसाधनों की बहुत सारी वस्तुएं जिनसे पॉल्यूशन वगैरह होता है, उससे भी हमारे शरीर के अंदर प्रतिरोधात्मक क्रियाएं तेजी से चलने लगती है, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर में एलर्जी उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, उनकी वजह से भी, तथा अनेक ऐसे रोग कारक होते हैं जिनके कारण शरीर के अंदर एलर्जी जो है उत्पन्न होने लगती है, एलर्जी के लक्षण दिखाई देने लगती है। तो इस प्रकार से एलर्जी उत्पन्न करने वाले जो कारक होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एलर्जन कहलाते हैं। तो सिंपल सी बात है कि एलर्जी क्या है, हमारे शरीर में उच्च प्रतिरोधक क्षमता का प्रतीक होती है। मतलब जो धूल कण हमारे शरीर के अंदर गया है तो उससे रक्षा के लिए हमारे शरीर के अंदर जो भी प्रतिरोधक क्षमता विकसित हुई है उसमें अचानक से प्रतिरोधात्मक क्रियाएं होने लगती है, जिस कारण से उसका परिणाम क्या निकलता है कि अचानक से शरीर में खुजली होने लगती है या जलन होने लगती है, या कि शरीर में छोटे छोटे फोड़े या दाने निकल आते हैं। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने छोटे छोटे दो इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा, वैक्सीन या टीका देखा, साथ ही साथ वैक्सीन को प्रवेश कराने की विधि यानी कि टीकाकरण या वैक्सीनेशन हमने देखा। तो इसके माध्यम से हमने देखा कि कैसे किसी भी रोग कारक को हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कराया जाता है, और फिर जब वास्तविक रोगाणु हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो कैसे ये टीका हमारे लिए उपयोगी होता है। तो इस प्रकार से वैक्सीनेशन या टीकाकरण का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण आप देखेंगे उपयोग है। तो इस प्रकार से वैक्सीनेशन या टीकाकरण भी उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा हमने आपको बताया क्या है, वैक्सीन जो है, वैक्सीन के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए। एक अगर अच्छा वैक्सीन है, आइडियल वैक्सीन है, तो उसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होना चाहिए। और फिर इसके बाद हमने देखा एलर्जी क्या होते हैं, कैसे उत्पन्न होती है। तो इसकी छोटी सी हमने वीडियो देखी। मतलब सिंपल सी बात है कि ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है, और इनके बारे में आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन तो जरूर पूछे जाएंगे, क्योंकि दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन बहुत ज्यादा इनको डीप में आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपके एग्जाम में बस 2 या 3 नंबर का आएगा, तो इतना आप लोगों के लिए काफी है। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग लाइक कमेंट जरूर किया करिए। साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच भी ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वीडियो से पढ़ सके। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।